जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपनी जो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास वाली हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री वाली किताब चल रही थी सीरीज़, तो उसका ये पार्ट नंबर 8 है। इसे करने से पहले थोड़ा पिछली वाली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वास्तव में टॉपिक चल क्या रहा था। ठीक है, तो ये टॉपिक वो था जो लोग मतलब 18वीं शताब्दी के दौरान जब लोगों की क्या स्थिति रही, सामाजिक स्थिति क्या थी, लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था उस समय 18वीं सदी के दौरान क्या थी। तो पर्याप्त गति से तो ये प्रगति नहीं कर सका। ठीक है, उस समय अत्याचार बहुत बढ़ गया। जो अफसर वगैरह थे, सामंत वामन थे, वो सब मतलब तानाशाही टाइप की लूट खसोरी प्रतिद्वंदी सेनाओं का आक्रमण, चारों तरफ से मतलब आक्रमण ही हो रहे थे। ठीक है, उन दिनों जो लोग थे उसमें भी काफ़ी असंतोष था। ठीक है, बहुत ज़्यादा दरिद्रता थी और जो धन सम्पदा के साथ मतलब और उस मतलब दरिद्रता के साथ साथ जो दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित किया भारत की तरफ, ये कि मतलब समृद्धि और धन संपदा भी बहुत सारी पाई जाती थी। तो तभी तो लोग बाग अटैक करते थे चारों तरफ से, मतलब कभी कोई आके अटैक कर रहा है, कभी कोई आके अटैक कर रहा है। ठीक है, उस समय क्या था, किसानों और पिछड़े लोग जो थे, गरीब लोग, किसान लोग, इनका खूब मतलब जितना हो सके उतना शोषण करा गया इन लोगों का। ये लोगों में भी असंतोष बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, बेमतलब की कर वसूल करना जगह जगह, मतलब कोई व्यापार करने जा रहा है तो हर रास्ते में जगह जगह इलाके बांट लिए कि ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, यहाँ पे टैक्स दे के जाओ इन लोगों को। ये लोग मतलब हर जगह ये इन्होंने नाकाबंदी टाइप की लगा ली, जैसे टोल टैक्स दे के जाओ इन लोगों को। सब मतलब लूट ही रहे थे। ठीक है, किसान जो थे वो तकनीकी मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी, पुरानी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे थे, या हलवल जो भी वो यूज करते होंगे पुराने थे, वो नए अपडेटेड वर्जन नहीं आया था उनका। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उसकी आउटपुट कम मिलती थी उस समय। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि राज्य जो है जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने अधिकतम रकम, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके, जैसे कि अभी बताया, जितनी ज़्यादा हो सके उतना लूट लो। जनता को लूटो, आम जनता को लूट लो, किसानों को लूट लो। फिर क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा। जब लूटपाट ज़्यादा हो जाएगी और आम जनता में असंतोष बढ़ेगा, आम जनता के पास रोज़मर्रा के साधन और जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होंगे ही ना, तो क्या होगा, आम जनता हथियार उठाएगी, वो क्राइम बढ़ेगा। तो वही क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 19 में। फिर जब अंग्रेज आए उन्होंने और भी ज़्यादा जो है भारत की हालत ख़राब कर दी। उस समय क्या था, जो भारत था वो फारस की खाड़ी के इलाके से जो मतलब आयात करता था, आयात मोती हो गया, कच्चा रेशम हो गया, फारस की खाड़ी की बात चल रही है ये। ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल आदि वगैरह ये फारस की खाड़ी से। फिर अरब से जो है वो कहवा, सोना, दवा इत्यादि, शहद वगैरह। ठीक है, चीन से जितनी चीज़ें जैसे चाय, चीनी मिट्टी के और रेशम वगैरह, ये चीन से हो गए। बात तिब्बत पहाड़ी इलाका, तो ऊन वगैरह हो गई यहाँ से, सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है तिब्बत से आयात होती थी। ठीक है, आगे बात करें सिंगापुर, तो सिंगापुर से टिन हो गया, इंडोनेशियाई द्वीपों से मसाले हो गए, जो इंडोनेशिया से मसाले, इत्र, जो इत्र परफ्यूम हो ना, वो परफ्यूम टाइप का वो, और शराब हो गया, चीनी हो गई, ये सब इंडोनेशियाई स्रोतों से। चीन से भी चीनी आती थी और इंडोनेशिया से भी चीनी आती थी। फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से क्या है, हाथी के दांत हो गए, दवाई वगैरह हो गई, ये अफ्रीका से आती थी। यूरोप से ऊनी कपड़ा हो गया, तांबा, लोहा या सीसा जैसी वस्तुएं जो हो गई वो आती थी। ठीक है, यूरोप से। और कागज़ का आयात भी जो है होना स्टार्ट हो गया था। ये तो हो गई आयात की बात कि अभी भारत में आयात किस किस चीज़ का होता था। भारत से निर्यात किस चीज़ का होता था उस वक्त, 18वीं शताब्दी के दौरान। उस वक्त निर्यात होता था भाई, निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुएं जो थी वो सूती वस्त्र हो गए। ठीक है, भारतीय सूती कपड़े जो थे अपनी उत्कृष्टता के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे भारतीय सूती कपड़े, हर जगह उनकी डिमांड थी। निर्यात उस समय बहुत ज़्यादा होता था, भारत से निर्यात ज़्यादा होता था, आयात भारत में कम होता था। कच्चा रेशम हुआ, रेशमी कपड़े वगैरह, लोहे के सामान, शील, नील हो गया, शोरा और अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिट्टी वगैरह, ये सब यहाँ से निर्यात भी हुए करे। ठीक है, औषधियाँ में निर्यात हुई करी, रत्न वगैरह, क्योंकि भारत में क्या है, आभूषण बहुत थे, रत्न बहुत थे, तो ये सब यहाँ से निर्यात हो जाते थे। ठीक, अब आगे देखो, भारत में हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था। हस्तशिल्प कलाएँ जो होती है ना, हाथ से हथकरघा कारीगर जो हुए, भारत के आज भी विदेशों में भी आप देखेंगे तो भारत के ही कारीगर जगह जगह जाके काम कर रहे हैं। आप देखो राजस्थान के लोग हैं, वो दुबई वगैरह गए हुए हैं, भाई साहब इतना अच्छा मतलब डिज़ाइन बनाते हैं वो घर का, आर्किटेक्ट। और वो कोई वो वाले आर्किटेक्ट नहीं है जो डिग्री ले लेते हैं आर्किटेक्ट की, वो नॉर्मल हथकरघा कारीगर टाइप के हैं। मतलब स्किल उनकी वो जैसा ITI लेवल के हो गया, इस टाइप की मिस्त्री कह लो देसी भाषा में। लेकिन आप राजस्थान जाकर देखो,
वहाँ के लोगों के जो घर हैं उनका इंटीरियर डिज़ाइन कमाल का है यार। मतलब आप देखोगे कि बड़े बड़े शाही लोगों के घरों में इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर हस्तशिल्प कलाएँ वगैरह जो थी और कृषि, इसमें भारत काफ़ी आगे था, और इन्हीं चीज़ों का भारत से निर्यात भी काफ़ी मात्रा में होता था। ठीक है, अब इसी कारण, यही कारण था कि वस्तु का आयात ज़्यादा नहीं होता था, निर्यात ज़्यादा हो रहा। और जो औद्योगिक कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में नियमित बाजार था, मतलब कि भारत के जो है नियमित बाजार भी था। जो भारत के प्रोडक्ट हैं उनके लिए विदेशों के अंदर मतलब बाजार बेचने जाओ तो बिक जाया करती थी। ठीक है, तो उनका जो निर्यात था वो आयात से अधिक हो गया। अब 18वीं सदी में क्या था कि गैर उपनिवेशवादी का दौर था। आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों के जो मतलब विचार हैं वो उनमें थोड़े थोड़े से मतभेद हैं। किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है। ठीक है, तो उस ओवरऑल देखा जाए तो जो सत्ता के जो दावेदार थे, और मतलब वही जो अब तक पढ़ा है कि विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे। जो भी आ रहा है लूट के जा रहा है। मतलब जो आज भारत की स्थिति है कि भारत को लूट लो, वही पहले स्थिति थी, आओ भारत को लूटो और विदेश में जाके बस जाओ, ये स्थिति। क्योंकि भारत के लोग अपने आप में ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में मर गए। पहले भी यही था, आज भी वही है। ठीक है, चीज़ें कभी नहीं बदली। भारत पहले से ही लुटता हुआ आया है और आज भी लूट ही रहे हैं भारत को। आप देखेंगे, आओ भारत को लूटो, मस्त अरबपति खरबपति हो जाओ, विदेश में सेटल हो जाओ। भारत की जनता को लूटो, अरबपति हो जाओ, विदेश में सेटल हो जाओ। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है। भारत के अंदर स्थिति जो है ऐसी हो रही है, जिसको मौका मिल रहा है वो लूट रहा है, और जिसको मौका मिल रहा है वो विदेश में जाके बस रहा है, वो देश छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो खैर बहरहाल ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अपन अपने कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, व्यापारी और उनके काफ़िले जो थे, जो कोई व्यापारी जा रहा है उनके अपने काफ़िले लेकर, उनको रास्ते में लूट लिया। जैसा कि बता, रास्ते में लूट हो गई, या लूट ने जगह जगह टोल टैक्स टाइप के बना दिए। भाई तुम भी दो, हर जैसा अब हर 50-60 किलोमीटर पर टोल टैक्स बने हुए हैं। लाओ भाई लाओ, पैसे दो, लाओ पैसे दो। सड़कों में गड्ढे रहेंगे लेकिन लाओ पैसे दो। काहे के भाई साहब, गुलाम हो तुम हमारे, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का, तो ये सब चीज़ें उस वक्त 18वीं शताब्दी के दौरान चल रही थी। ठीक है, मनमाने वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क वगैरह ये सब चीज़ें लगा के आमदनी बढ़ाने की कोशिश करी। अब इतना सब कुछ होगा तो आदमी क्यों भारत में रहेगा? आदमी तो विदेश छोड़, मतलब भारत को छोड़ के जाएगा ही। तो ये आज भी हो रहा है, आदमी इतना टैक्स दे, सब कुछ दे, लेकिन उसको सुविधा नहीं है, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा कर विदेश सेटल हो जाता है। ठीक है, आंतरिक व्यापार संबंधी जो झगड़ों को प्राय बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। जो भी आंतरिक व्यापार मतलब झगड़े वगैरह चलते थे, तो आप देखेंगे उस समय के जो कुछ इतिहासकार रहे या जो भी रहे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं सब में कुछ ना कुछ मतभेद मिलेंगे। कुछ में किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। इतनी सी चीज़ होगी तो इतना बड़ा बना के बताया जाएगा, यही होता है। और आज की डेट में जो चीज़ें मौजूद है, जो हमें ज्ञान है, जो भी जनता को मतलब पता है, सभी लोगों को, वो उन्हीं किताबों के आधार पर पता है जो इतिहासकारों ने पिछले ज़माने में लिखी होंगी। तो वो हम उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो उस समय कोई मौजूद नहीं था, तो ऑप्शन नहीं है ना, उसी को सच मानना पड़ेगा। चलो खैर, हो गया। तो ओवरऑल उस समय का जो भारत की स्थिति थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहरहाल जो नए दरबार थे, नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हो गया। नए नए नगर बने। जब नए नगर बने, शहरीकरण हुआ, तो थोड़ा सा इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सा सुधार हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 18वीं सदी के दौरान भारत की हालत कैसे थे और लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उस वक्त। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। जो आज की क्लास है, अभी तक हमारा रिवीजन चल रहा था जो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर भी भारत जो है व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। इतना सब होने के बाद में भी विनिर्माण का देश भारत बन रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। ये चीज़ है, भारतीयों की खासियत है। उस समय पे भी भारतीय लोगों की काफ़ी डिमांड थी, जो दस्तकार लोग थे। और आज भी भारत की जो है, जैसा कि बताया कि हस्तकरघा और हाथ वाले कारीगर जो है, उनकी बहुत डिमांड है विदेशों के अंदर भी। ठीक है, तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियों और खनिज तथा हथियारों, धातु के बर्तन जैसे धातु के उत्पादों और शारा और तेलों का बड़े पैमानों पर उत्पादक था। इतनी सारी चीज़ें जो हैं मैन्युफैक्चर होती थी इंडिया के अंदर। धातु के बर्तन हो गए, शोरा, तेल वगैरह, ये बड़े पैमाने पर। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना। कपड़ा उद्योग के बता रहे हैं कि बंगाल में ढाका में कपड़ा बने, हाँ, और मुर्शिदाबाद में, बिहार में पटना हो गया, गुजरात में सूरत हो गया, अहमदाबाद और भड़ौच, मध्य प्रदेश में चंदेरी हो गया, महाराष्ट्र में बुरहानपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, ये सभी उत्तर प्रदेश के हो गए।
पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टम, इसे मसूलीपट्टम भी कहते हैं, इसको मछलीपट्टम भी कहते हैं, ठीक है। औरंगाबाद हो गया, चिकागोल और विशाखापत्तनम। कर्नाटक में बेंगलोर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र रहा। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग थे। आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे पोर्ट है। जहाज निर्माण यहाँ इसलिए होंगे क्योंकि भाई समुद्र से सटे हुए इलाके हैं ना ये। आप कहने लगो कि यूपी में जो है जहाज निर्माण होगा, तो यूपी पे समुद्र नहीं है, यूपी के आसपास समुद्र नहीं है, ठीक है। तो समुद्र से सटे हुए इलाके होंगे, वहाँ पर पानी के जहाज़ वगैरह ये सब बनेंगे, ठीक है। और जहाज निर्माण उद्योग वगैरह थे वहाँ पर। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा है कि भाई जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेज़ों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। भारतीय लोगों ने मतलब जहाज वहाज बनाना, तो जैसे इसकी शुरुआत चलो अंग्रेज़ों ने सिखा दी, लेकिन डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन वगैरह आपको पता ही है कि भारत के लोग तो मॉडिफिकेशन में सबके उस्ताद हैं। अब आप अगर जो है सरकार ये मॉडिफिकेशन से नियम हटा ले, जो कानूनी कार्रवाई करती है कि भाई बाइक मॉडिफाई करवा लोगे तो आपकी बाइक सीज हो जाएगी और आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यदि ये हटा ले तो आज भी भारत के लोग अपनी अपनी बाइकों को हवाई जहाज बनाने की क्षमता रखते हैं। इतनी मतलब मॉडिफिकेशन की वो जानते हैं कि बाइक को हवाई जहाज बना देंगे। खैर बहरहाल यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज़ खरीदे। यूरोपीय कंपनियां जो थी, ठीक है, तो भारत में बने हुए कई जहाज़ उन्होंने खरीदे। असल में क्या था कि भाई 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। भारत की वही स्थिति है। भारत पर सब इसीलिए कब्जा करने चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा नहीं है। खैर बहरहाल, तो ये उन्होंने कहा था कि ये कौन थे, रूस के पीटर महान। इन्होंने कहा कि भाई भारत का जो वाणिज्य है वो विश्व का वाणिज्य है, भारत का ही वाणिज्य वो विश्व लेवल का है, और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वह यूरोप का अधिनायक होगा। एक बार फिर इस मुद्दे पर इतिहासकार एक मत नहीं है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आ गई और यह भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि तथा दस्तकारी का उत्पादन फलता फूलता रहा। तो भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि उत्पादन, ये व्यापार वगैरह ये फलता फूलता रहा और पूरे देश में आर्थिक स्थिति की गिरावट आ गई। तो हाँ, ये बात थोड़ी सी शक करने वाली तो है ही कि भाई उस समय भारत की हालत तो ख़राब थी, लेकिन कुछ इलाकों में कैसे इतना ज़्यादा व्यापार फल फूल रहा था, ठीक है। तो इस करके कुछ इतिहासकारों के मतलब विचार जो हैं उसमें थोड़े से समानता नहीं मिलती और दूसरे हिस्से में यह अस्त व्यस्त हो गया तथा आमतौर पर इसमें गिरावट आई। लेकिन कुल मिलाकर विचार किया जाए तो यह कोई बहुत अधिक हानि नहीं हुई। मगर सवाल यह नहीं है कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई और कहीं थोड़ी अवनति, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गुंजाइश थी तथा आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता थी। 18वीं सदी के दौरान क्या हुआ कि भाई 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट अथवा उल्लास नज़र नहीं आया। जैसी स्थिति भाई 17वीं शताब्दी में थी वैसी ही स्थिति 18वीं में रही। थोड़ा बहुत ही बदलाव आया, बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट नहीं आई, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत क्या हुआ कि निश्चित रूप से ह्रास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही यह भी सच है कि दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी में के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी। थोड़ा बहुत तो बदलाव देखने को मिलता है, जो कि 17वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन था, जब लोग आपस में लड़ नहीं रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब लोग आपस में लड़ नहीं रहे थे उस समय पे आर्थिक व्यवस्था थोड़ी हाई थी और ताकत भी हाई थी। क्यों? क्योंकि लोग लड़ नहीं रहे थे आपस में, सब लोग एक थे। फिर जब लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया तो बाहरी अटैक होने लगे।
ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से मतलब हानि हुई भारत को, लेकिन कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लेवल की हानि नहीं हुई 17वीं की तुलना में 18वीं सदी में, ठीक है। जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब कि 17 से 18वीं सदी में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई जितनी 18 से 19वीं में हुई जब ब्रिटिश साम्राज्य आ गया था, ठीक। तो देखा जाएगा तो उसकी जो आधारशिला थी वो तो उसी दौरान रखी जा चुकी थी जब लोग बाग आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। खैर बहरहाल शिक्षा, ये तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने देखा। अभी शिक्षा के बारे में देखते हैं। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी। वह परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वही साहित्य, कानून, धर्म, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। जो मतलब शिक्षा ज्ञान देती थी ना, जो मतलब ये कह रहा है कि उस समय की जो शिक्षा थी वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन हाँ उसमें त्रुटियाँ थीं, वो त्रुटिपूर्ण थी, कुछ कुछ उसमें कमियां रही। अब वो किस चीज़ की शिक्षा दिया करते थे उस समय, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि मैं मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, या इस तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। उस समय पे क्या थी, वह जो ज्ञान देती वह साहित्य से रिलेटेड था, कानून से रिलेटेड था। आज तो कानून के बारे में कोई ज्ञान नहीं मिलता। आप देखो शुरू से लेकर ग्रेजुएशन तक कभी भी पढ़ लो, भारत का कानून या संविधान कहीं नहीं पढ़ाया जाता, जबकि पढ़ाया जाना चाहिए संविधान। तभी तो लोग बाग जागरूक होंगे, लोगों बागों को पता चलेगा। अगर संविधान भारत के लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया बचपन से ही तो लोग सवाल करने लगेंगे। तो संविधान कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह या ड्राइंग पढ़ा देंगे या कुछ चीज़। हालांकि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतिहास भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी मैथ या साइंस है। तो उसने क्या है कि भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने जो पढ़ाई चीज़ें, कानून हो गया, साहित्य हो गया, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ाई, लेकिन भौतिक और प्राकृतिक जो प्रौद्योगिकी थी या भूगोल वगैरह इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जो उस समय का ज्ञान था, उस समय की जो शिक्षा थी वो इन चीज़ों पर केंद्रित नहीं थी, ठीक। उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। जो समाज का अपना तथ्यगत या विवेकपूर्ण अध्ययन है, सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। मतलब जो डेवलपमेंट अगर कोई कर रहा, नई मॉडिफिकेशन या किसी भी चीज़ का कोई नई सोच लेकर आ रहा है तो उसको ना पसंद नहीं किया गया। प्राचीन जो विद्या थी, प्राचीन प्रणाली थी, उसी को जो है मतलब उसी पर ही भरोसा करा गया, ठीक। मौलिक चिंतन हो गया, नापसंद किया गया सभी चीज़ों को। उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे और आम तौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से होती थी और मुख्यतः ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। जो फारसी शिक्षा है ना, वो हिंदुओं में और मुसलमानों में एक समान रूप से मतलब लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव की पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। हिंदुओं के अंदर शहर और गाँवों में जो छोटी छोटी पाठशालाएँ खोल दी और उसमें प्राथमिक शिक्षा दे दी गई, ठीक है। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में स्थित मकतबों के में मौलवी किया करते थे। युवा छात्र जो थे, युवा छात्रों को पढ़ने लिखने और अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि जो प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, तथापि छोटी जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। इतना ही नहीं, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग ने भी लिखा था कि आम तौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। देखो, भारत के लोग इंटेलिजेंट तो शुरुआत से ही रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में भी शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा है। आज भी भारत के विभिन्न इलाकों में भारत के नहीं, देश विदेशों के विभिन्न इलाकों में भारत के लोग सभी चीज़ों में अग्रणी हैं,
चाहे वो इंटेलिजेंसी में देख लो, स्किल डेवलपमेंट में, हथकरघा कारीगरों में, सभी चीज़ों में भारत के लोग ही जो है आगे हैं। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से अपर्याप्त था, तथापि वह उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। उस समय के जो उद्देश्य रहे होंगे या उस समय की जो फैसिलिटीज़ थी या उस समय के हिसाब से वो इनफ था। ठीक है। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को बिरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थीं, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की खास बातें जड़ता और भूतकाल पर निर्भर थी। शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। ये लिखा हुआ है समरूप, ठीक है, तो समरूप नहीं थे। तो क्या कह रहा है कि जो 18वीं सदी का जो समय था उसमें सामाजिक जीवन हुआ या संस्कृति हुई, उसकी खास बातें उसकी जड़ता थी और भूतकाल पर उसकी निर्भरता। मतलब भूतकाल मतलब पास्ट, ठीक है। इतिहास का भी इतिहास शताब्दियों के दौरान क्या हुआ कि विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में जो सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे जो है वो समरूप नहीं थे। नहीं सभी हिंदू और सभी मुसलमान दो भिन्न भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना ही नहीं, उच्च वर्गों जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे, उनकी सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अनेक दृष्टियों से भिन्न जातियों की जिंदगी और संस्कृति से भिन्न थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए थे। मतलब कह रहे हैं कि जो जाति जो थी हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मुख्य विशेषता थी और आज भी वही विशेषता है। 4 वर्ण तो ऊपर से देखें तो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके के 4 वर्ण बना दिए, लेकिन उसके अंदर और भी देखें तो अंदर और भी ज़्यादा अलग अलग असंख्य जातियाँ देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, अनगिनत जातियाँ। अब हर कोई जो है कि मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मतलब इस तरह की बहुत सारी जातियाँ और भी अंदर देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने सब सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे ब्राह्मणों के नेतृत्व में। ये 18वीं सदी के दौरान की बात है जो इस किताब के अनुसार ये कह रहा है, ठीक है। बहरहाल अंतर जातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों का छुआ हुआ नहीं खाते थे। बहुधा जातियां ही पेशे को निर्धारित करती थीं। यद्यपि काफ़ी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे। मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे। कुछ के पास जमींदारी भी थी। इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे। जो शूद्र कहते थे वो भी काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इसी तरह हुआ क्या कि भाई देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफ़ी अस्थिर बन गई थी। जाति परिषदें, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों जाति के नियमों में सख्ती लाई जाती थी। सख्ताई से उन्हें फॉलो करवाया जाता है। ये जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। हुआ क्या कि 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा तत्व थी। उस समय पे भी उसने बहुधा एक ही गांव या इलाके में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अत्यंत छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाति के नाम पर। बेशक उच्च ओहदे या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए
ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में होलकर परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी कोई पूरी की पूरी जाति अपने को जाति क्रम में ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी। मुसलमान में भी जातियां, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजन नहीं था। मुसलमान लोग भी विभाजित थे, हिंदू तो थे ही थे, मुस्लिमों में भी काफ़ी ज़्यादा जातियां विभाजित थी। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते रहते थे। आज देखो, शिया और सुन्नी के नाम से अलग अलग देश भी बसे पड़े हैं। देशों के लेवल मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। ईरानी, अफ़गानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान, सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले गए। लो भैया, जो अनेक हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो वहाँ भी अपनी जाति को जोड़ने लग गए। हुआ क्या कि वे उसकी विशिष्टताओं को व्यवहार में रखते थे, यद्यपि वे ऐसा पहले की अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले और फौजी अफसर शामिल थे, अल्लाफ मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखा करते थे। तो जाति व्यवस्था हिंदुओं में भी बराबर रही, मुसलमानों में बराबर रही। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था और संपत्ति में दाएं भाग सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था। परंतु केरल के नायर समुदाय में परिवार मातृ प्रधान था। जो केरल का नायर समुदाय है, उसमें परिवार उस समय पे मातृ प्रधान था। केरल के बाहर औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। केरल के बाहर की बात करें, पुरुष प्रधान था तो पुरुषों का नियंत्रण था, ठीक है। लेकिन केरल के नायर समुदाय में महिलाओं का नियंत्रण था। उनसे आशा की जाती थी कि वे माताओं और पत्नियों की ही भूमिका निभाएं। इन रूपों में उनको काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को विरले तंग किया जाता था। उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक FJ दुबाचे ने टिप्पणी की कि एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे अकर्मण्य आवारा लोगों की ढीठ निगाहों और दिल लगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज लपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। जो उस समय मतलब तत्कालीन मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय की बात कर, इसका यह मतलब नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हुए, अपवाद भी थे। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया था। अहिल्याबाई ने 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना होता था, मगर कृषक औरतें आमतौर से खेतों में काम करती थीं और गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाकर काम करती थीं। सही बात है, ज़रूरत के हिसाब से काम करने के लिए निकली। जो उच्च वर्ग की औरतें, उच्च वर्ग की मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उच्च वर्ग की मतलब जो मालदार लोग की महिलाएं थी, उनको ज़रूरत ही नहीं होती थी अब बाहर काम करने की। लेकिन जो गरीब परिवार था उसमें एक ही शख्स के कमाने से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ की औरतों को, वहाँ की महिलाओं को बाहर काम करने जाना पड़ता था। ठीक है, आगे पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था। दक्षिण भारत में उसका प्रचलन नहीं था। साउथ इंडिया में पर्दे प्रथा वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, उत्तर भारत में ज़्यादा था। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी उस समय पे।
मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक ही पत्नी रखते थे। जो समृद्ध मतलब कोई बहुत ज़्यादा पैसा वैसा है, राजा महाराजा टाइप के लोग। दूसरी ओर क्या है कि भाई एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्षों की उम्र में ही करा दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर जो भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी उच्च वर्गों में। ठीक है। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। बंगाल में, राजपूताना वगैरह में। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया। पेशवा आपको याद हो जो मराठा शासक थे, पेशवा वही शासक थे। साहू जी आए थे जब जेल से छूटकर, तो साहू जी ने उधर ताराबाई राज कर रही थी, तो साहू जी वर्सेस ताराबाई हुआ। अंत में क्या हुआ, साहू जी जीत गए। साहू जी के सामंतों ने उनका काफ़ी साथ दिया, एक ब्राह्मण सामंत थे उन्होंने, और फिर शक्ति का एकाधिकार कर लिया, केंद्रीकरण कर लिया, और उनके समय में बहुत ऊंचे लेवल पर जो है मराठा साम्राज्य गया। सबसे बड़े बहुत शक्तिशाली हो गए। फिर उसके बाद में बाजीराव वगैरह ये लोग आए, वो सब पेशवा। तो इन लोगों के समय में भी महाराष्ट्र जो है मराठा साम्राज्य काफ़ी फलता फूलता, काफ़ी शक्तिशाली था। खैर बहरहाल जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। यह अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित था। कहाँ कहाँ प्रचलित था? राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं था। मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। मतलब जो सती प्रथा था वो इधर महाराष्ट्र और ये साउथ इंडिया वाली साइड में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। बहुत ज़्यादा क्या, वहाँ प्रचलित ही नहीं था। ठीक है। मराठों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव दिया नहीं। ठीक है। आगे देखो, राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों, बड़े जमींदारों और उच्च जातियों की विधवाओं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। जो बंगाल और राजपूताना साइड में भी हम देखेंगे तो जो राजा महाराजा लोग थे या जो बड़े बड़े लेवल के लोग थे, जमींदार वगैरह हो गए, इनके घरों में था कि भाई विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर से दयनीय होती थी। जो हिंदू विधवा हैं उनकी अवस्था काफ़ी दयनीय होती थी। उसके कपड़े, भोजन, आने जाने आदि पर सब प्रकार के प्रतिबंध होते थे। आमतौर से आशा की जाती थी वह सांसारिक सुखों का त्याग देगी और अपने पति या भाई के परिवार के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करेगी। वह अपने ससुराल या मैके में ही रह सकती थी। भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। 18वीं सदी में हुआ क्या कि उस दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। बेशक पिछली सदियों से सांस्कृतिक निरंतरता थी वो कायम रखी गई, मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही। जो मतलब पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उन्हीं को ही फॉलो करेंगे, नई चीज़ों को नहीं अपनाया गया। नई सोच, कुछ डेवलपमेंट, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ भी नहीं अपनाया गया। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा सरदार वहन करते थे, मगर उनकी आर्थिक हालात खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी।
उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। मतलब वो जो इन लोगों के, जो बड़े बड़े राजा राजकुमार वगैरह हुए, जो इनके संरक्षण में थी, उनकी सांस्कृतिक शाखाओं में बहुत तेजी से गिरावट आ गई। यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए। जो अलग अलग प्रांतीय दरबार लगते थे तो चित्रकार, कलाकार वगैरह आपने देखा हो दरबारों में चले जाया करते हैं, और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में चमके, वहाँ जा कर के काफ़ी फेमस हुए। साथ ही चित्रकारी की गई नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। जब वो इन हैदराबाद, लखनऊ या कश्मीर, पटना वाले इलाकों में गए तो वहाँ जाकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए यार क्या शब्द है, फेमस, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। वो बहुत ज़्यादा चमके। वहाँ पर उनका जो ज्ञान था, उनकी जो कला थी, उनमें नई नई शैलियाँ, उन्होंने उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा और उसके मॉडिफिकेशन के आधार पर कुछ बदलाव उन्होंने किए और नई उपलब्धियाँ हासिल की। कांगड़ा और राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता नगर वास्तुकलात्मक रुचि में अपकर्ष को प्रदर्शित करता है। जो वास्तुकला का क्षेत्र था उसमें एक लखनऊ में इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता, वो इमामबाड़ा जिस टेक्निक से वो बना हुआ है, वो निपुणता मतलब काफ़ी एक्यूरेसी, काफ़ी ज़्यादा डीप कह लो, एक्यूरेसी कह लो, बहुत पॉजिटिव वे में, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार। नगर वास्तुकलात्मक रुचि में अपकर्ष को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें, ओहो क्या कहने, जयपुर में हवा महल जैसा, ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण है। 18वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 18वीं सदी का जो मोहम्मद शाह का शासनकाल था उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रगति हुई। किसमें? संगीत वाले क्षेत्र में या कला वाले क्षेत्र में कह लो। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह आलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवत और परंपरागत हो गई। उसकी निराशावादिता ने हताश और दोषान्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षकों, सामंती अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। 18वीं सदी के साप्ताहिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू या उर्दू भाषा साप्ताहिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। उस समय पर 18वीं सदी में जो कवि हुआ करते थे, उर्दू भाषी कवि, उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। जो मतलब उर्दू ने बहुत ज़्यादा प्रख्याति हासिल कर ली। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ पर सामाजिक संपर्क, कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू भाषा का ही इस्तेमाल होने लगा। यद्यपि उर्दू कविता की भी वे ही कमजोरियाँ थीं जो अन्य भारतीय भाषाओं के समसामयिक साहित्य की थी। उर्दू भाषा में, हर भाषा में कुछ ना कुछ कमजोरियाँ रहती हैं, हर भाषा की शैली में। तो उर्दू भाषा की जो कविताएं थी उनमें भी कुछ ना कुछ कमजोरियाँ थी और वो सेम थी जो कि समसामयिक साहित्य की थी। उसने मीर, सौदा, नजीर और 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्ज़ा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया उर्दू भाषा ने। ये सभी उर्दू भाषा के कवि हैं। मिर्ज़ा गालिब हो गया, मीर या सौदा, नजीर या महान प्रतिभाशाली मिर्ज़ा गालिब। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया। मलयालम साहित्य वो अभी यहाँ तक उर्दू साहित्य की बात थी, अब मलयालम साहित्य, उसमें भी पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय हुआ जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। जो आम बोलचाल की भाषा थी उसी में ही जनप्रिय कविता उसने लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ।
देखो केरल का ही ये कथकली केरल साइड का है, ठीक है। तो कथकली साहित्य हुआ, नाटक हुए या नृत्य वगैरह, ये सब मतलब कला के क्षेत्र में जो है विकास केरल में 18वीं सदी में हुआ। उन कला में भी कथकली हो गया, नाटक वगैरह हो गया या नृत्य। अनोखी वास्तुकला और भित्ति चित्रों वाला पद्मनाभना राजप्रसाद भी 18वीं शताब्दी में बनाया गया। तायुमानवर 1706 से 1744, तायुमानवर कितने साल हो गए? 38। तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था, सित्तर काव्य का। अन्य सित्तर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। असम के हर जगह मतलब आप देखेंगे साहित्य विकसित होने लगा। केरल में विकसित हुआ कथकली साहित्य वगैरह, नाटक, नृत्य। इधर तायुमानवर ये थे तमिल में, ये सित्तर काव्य के थे। असम के अंदर भी साहित्य जो है वो विकसित होने लगा, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके संरक्षण में। गुजरात की बात करें तो गुजरात के एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। ये गुजरात के थे दयाराम जी, इन्होंने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है अपनी रचनाएं लिखी। पंजाबी के मशहूर प्रेम काव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में लिखी थी। आपने सभी को पता होगा हीर रांझा, ये बहुत ही फेमस है, बचपन से सुनते हुआ आ रहे हैं और आगे तक भी ये चलता रहेगा ये नाम, हीर रांझा। तो ये जो रचना थी ये वारिस शाह की रचना थी। उसके बाद कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये गाना आपने सुना होगा। खैर बहरहाल सिंधी साहित्य के लिए 18वीं शताब्दी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। हाँ ऐसी काफ़ी रही, हीर रांझा हो गई, लैला मजनू हो गई, रोमियो जूलियट हो गई, या इस टाइप की और भी, ठीक है। तो बहरहाल सिंधी साहित्य के लिए जो 18वीं शताब्दी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी, सिंधी साहित्य ने भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि कर ली थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। सिंधी साहित्य का है रिसालो, ठीक है। किसने रचा था? अब्दुल लतीफ़। ये शाह अब्दुल लतीफ़ ने सिंधी साहित्य के थे। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे, सचल और सामी। चलिए इसके बाद में अगली वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद का आगे का कितना हो गया अपना, ठीक है। चलिए इसके बाद का अगली वीडियो में करवाते हैं ना। जय हिंद। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपको कुछ बदलाव। अब तो यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो तैयारी अब तो पीक पर चल रही होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और मतलब लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे, और जो एक लाइन को थोड़ा सा मैं जो मतलब रिपीट करना या समझाना उसको थोड़ा कम कोशिश करूँगा, ताकि ये किताब हो जाए। कितने पेजेस पे? 39 पे हो जाएगी 10-15 दिन में निबट जाएगी किताब। तो जय हिंद, धन्यवाद।